Good morning, MBA third sem. In the last class, we have discussed about the lease financing. What is lease financing, and also discussed about the in India lease financing major problems and opportunities. Then these are all discussed. Now today we have discussed about the difference between lease financing and hire purchase. Before starting, I have discussed hire purchased. What is hire purchased? हायर परचेस मीन्स क्या होता है, जो तुमने लीज फाइनेंसिंग पढ़ी थी. लीज फाइनेंसिंग क्या हो रहा है कि कोई हमें हमारे एसेट्स को किसी और को गिरवी रख करके हम वहां से क्या कर रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं. हायर परचेस में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में इनफ मनी नहीं होती है किसी भी मशीनरी को परचेस करने के लिए, तो वो उसी मशीन्स को किस पे परचेस करते हैं, इंस्टॉलमेंट पर, कि एक स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट मंथली ईयरली जैसे भी पॉसिबल होगा उससे आपको पे की जाएगी, वो होती है हायर परचेस. ओके, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी कि तुम अगर किसी कोई प्रोडक्ट है, कोई मशीनरी है, हायर परचेस बेस पर परचेस करते हो तो इस पर तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज होता है. उस इंटरेस्ट और उसकी बेसिक जो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करके उसकी इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है. उस इंस्टॉलमेंट को तुम्हें क्या करना होता है, इंस्टॉल पे करना होता है. उसे बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम. यानी कि तुम अगर किसी भी मशीनरी की अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, हायर परचेस. ओके, अब देखो हायर परचेस और लीज फाइनेंसिंग दोनों का मीनिंग एक सेम है. यहां पर क्या हो रहा है, लीज फाइनेंस में क्या हो रहा है कि तुम अपने एसेट्स को किसी और के यहाँ पर गिरवी रख के उससे पैसा ले रहे हो, फाइनेंस होते हो. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हें कोई एसेट्स खरीदनी है तो तुम गिरवी नहीं रख रहे हो, डायरेक्टली क्या कर रहे हो कि इंस्टॉलमेंट में ही उस एसेट्स को परचेस कर रहे हो. ओके, तो ये होती है हायर परचेस. अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस बात करते हैं कि लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो पहला डिफरेंस होता है ओनरशिप ऑफ एसेट्स. ओनरशिप ऑफ एसेट्स. देखो, ओनरशिप ऑफ एसेट्स की बात करें तो लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है, ओनली राइट टू यूज ट्रांसफर किए जाते हैं. यानी कि किसी भी एसेट्स को यूज करने के राइट दिए जाते हैं, बट यहां पर तुम्हारे को ये नहीं है कि परचेस करने का अधिकार, ऑप्शंस नहीं होता है. यानी कि उस पर किसी टाइप को भी एसेट्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है. परचेस करने का तुम्हारे को यहाँ पर क्या होता है, परचेस करने का ऑप्शंस होता है, न कि तुम परचेस कर सकते हो. ऑप्शन से डिपेंड किस पे करता है, लीजर के ऊपर डिपेंड करता है. जिसने एसेट्स लीज पर रखी हो वो डिपेंड करता है कि उसके लीजी के ऊपर डिपेंड करता है, लीजी के ऊपर डिपेंड करता है जिसने अपने एसेट्स को लीज पर रखा है कि उससे बेचनी है या नहीं बेचनी है. तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम परचेस कर सकते हो, बट फाइनल ये तुम परचेस करोगे. बट हायर परचेस में क्या होता है, यहां पर तुम्हारे पास में ऑप्शन होता है कि तुम क्या कर रहे हो, परचेस कर सकते हो उस मशीन को, और तुम्हारे को यहां पर क्या होता है, ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट. यानी कि तुम अगर सारी इंस्टॉलमेंट को पे कर देते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास में क्या होती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. ओके, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ कि फर्स्ट लीज फाइनेंस में क्या होता है, तुम्हारी लीज फाइनेंसिंग में जो होती है वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ऑप्शंस होता है परचेस का. बट हायर परचेस में क्या होता है तुम्हारे लिए कि ओनरशिप तुम्हें कब ट्रांसफर होती है, जब तुम्हारी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, तब तुम्हारे को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. और ऑप्शंस तुम्हारे लिए, ऑप्शंस तुम्हारी एसेट्स, इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शंस भी है कि तुम चाहो तो उसे सेल कर सकते हो. ओके, समझ गया. तो यानी कि फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि एक तो क्या हो रहा है, लीज फाइनेंस में राइट टू यूज का ओनली फॉर हमें क्या मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है परचेस का ऑप्शन से. बट यहां पर क्या हो रहा है कि आफ्टर पेमेंट ऑल इंस्टॉलमेंट तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास में ओनरशिप डायरेक्टली क्या होती है, ट्रांसफर होती है. बट लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है. पहला ओनरशिप बात करें तो लीज फाइनेंसिंग में तुम्हारे पास क्या हो गया, लीज फाइनेंसिंग, और एक हमारे पास में है
फाइनेंसिंग में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बट हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ओके, हायर परचेज में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि तुमने अगर सारी इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया है, तब तुम्हारे को क्या होती है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, हो जाती है ऑटोमेटिकली। सेकंड क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहां पर लीज फाइनेंसिंग में लीजर जिसकी बुक ऑफ अकाउंट बुक्स में लीजर जिसने क्या किया, लीज पर कोई एसेट्स लिए, उसकी बुक ऑफ अकाउंट में क्या चलता है? एसेट्स शो होती है। तो वहां पर डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस का क्लेम कौन कर सकता है? लीजर करता है, यानी कि जिसने लीज पर कोई एसेट्स ली हो। ओके, समझ रहे हो? लीजर जो होता है लीजिंग नहीं करता है, लीजर करता है जिसने अपनी कोई एसेट्स बुक में शो होती है, जिसके बुक में वो अकाउंट शो है, वो तुम्हारा क्या करता है? क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन का। बट हम बात करते हैं कि हायर परचेज में, तो हायर परचेज में जो तुम्हारा हायर होता है, हायर यानी कि जिसने परचेज की है, वो डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करता है। लीज फाइनेंस में कौन करता है? लीजर करता है, और हायर परचेज में हायर करता है, यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए यहां पर कौन हो गया? लीजर जो क्लेम करता है, यानी कि जो तुम्हारा क्या हो गया? जिसने लीज फाइनेंसिंग की है वो करता है। और यहां पर कौन हो गया? तुम्हारा हायर, यानी कि तुम्हारा हायर परचेज में जिसने हायर परचेज पे वो एसेट्स परचेज किए, वो तुम्हारा क्या हो गया? हायर। ओके, यानी कि जो वही क्लेम कर सकता है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स शो हो। यानी कि हायर परचेज लीज में क्या होता है? तुम्हें राइट टू यूज का ओनली अधिकार मिलता है, ना कि उसकी ओनरशिप मिलती है। यानी कि तुमको परचेज का ऑप्शंस मिल सकता है, बट ऐसा नहीं तुम परचेज कर ही सकते हो। तो यानी कि जिसने अपनी एसेट्स तुम्हें लीज फाइनेंसिंग पर दी है, उस वही क्लेम डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम कर सकता है। अगर जिसने लीज पर ली है वो क्लेम नहीं कर सकता है डेप्रिसिएशन का। पहली ऑप्शन। सेकंड क्या हो गया? हायर परचेज के अंदर जो मशीनरी को हायर परचेज पर खरीद रहा है, यानी कि उससे जो हायरर होता है, जिसने इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, जो वही उस एसेट्स के डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम कर सकता है, उसी को अलाउ होंगे, दूसरे को अलाउ नहीं होंगे। रेंटल पेमेंट। अब रेंटल पेमेंट तुम्हारा जो थर्ड बेसिक है, देखो रेंटल पेमेंट मींस क्या हुआ? लीज फाइनेंसिंग में द रेंटल पेमेंट कवर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एसेट्स, नॉर्मली इट इज डिराइव्ड विद द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर द एसेट्स लाइफ। यानी कि ये कहां से मिलती है तुम्हें? कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर दी एसेट्स लाइफ, यानी कि एसेट्स लाइफ को। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रेंटल पेमेंट कवर दी कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी कि तुम्हारी कॉस्ट ऑफ दी यूजिंग ऑफ एसेट्स, तुम जितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो उतनी तुम्हारी रेंटल पेमेंट लिया जाता है। यानी कि तुम अगर 1 साल के लिए कोई एसेट्स यूज कर रहे हो तो उतना ही तुम्हारे 1 साल का ही चार्ज लगेगा। तुम 2 साल के लिए यूज कर रहे हो तो 2 साल के लिए ही चार्ज लगेगा। इसमें होता है कि इसको निकालते कैसे कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है और उसकी लाइफ कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को भाग देंगे, यानी कि हम पता चलेगा 1 ईयर की इसकी रेंटल प्राइस कितनी हो रही है। ओके, इसकी लाइफ कितनी, जैसे कोई एसेट से उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीस और उसकी लाइफ है 5 ईयर, यानी कि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 22 लाख। इट मींस तुम्हारी कितनी हो गई? 2 लाख पर एनम की क्या होगी? इसकी रेंटल प्राइस है। ओके, ये तुम्हारी क्या होगी? रेंटल प्राइस, यानी कि किस पर डिपेंड करती है? लाइफ के ऊपर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स और या फिर लाइफ, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। और ये कब लगता है? यूजिंग पर लगता है, यानी जितने टाइम के लिए तुम यूज करोगे किसी एसेट्स को उतने टाइम के लिए तुम्हें क्या करना होगा? रेंटल पेमेंट करना होगा। यूज ऑफ एसेट्स, ओके, रेंटल कितना, जब जितने टाइम के लिए तुम यूज
करोगे उतने टाइम के लिए ही तुम्हें रेंट पे करना है किसी एसेट्स का। जैसे कोई एक रूम तुमने किराए पर लिया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितने दिन के लिए तुम किराए पर रहोगे उतने दिन का ही किराया तुम्हें पे करना है। तो यहाँ पर भी यही है, जितने दिन के लिए जितने टाइम के लिए तुम उस एसेट्स को रेंट पर ले रहे हो, लीज पर ले रहे हो, उतने टाइम के लिए ही रेंट पे करना है। ठीक है, अब यहां पर हायर परचेज के अंदर यहां पर क्या होता है, हायर परचेज के अंदर यानी कि इंस्टॉलमेंट में तुम्हारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट दोनों को ऐड किया जाता है जितने टाइम के लिए तुम उस पेमेंट को पे करोगे, यानी जितने टाइम में तुम उस पेमेंट को पे कर दोगे। सपोज तुमने ये कह दिया कि मैं उस अमाउंट जैसे 10 लाख रुपीस की एक मशीनरी खरीदी है और तुमने कहा है कि मैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि तुम्हारी 5 ईयर तक की जो पेमेंट है वो क्या कहलाएगी, रेंटल पेमेंट। उसके बाद में तुम उसका यूटिलाइज लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है लीज फाइनेंसिंग में, यानी कि जितने टाइम के लिए तुमने लीज पे लिया उसके बाद में तुम उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, The time period of an assets is utilized, यानी कि तुम पीरियड ऑफ टाइम एसेट्स का जितना टाइम पीरियड है उतने टाइम तक टाइम पीरियड के लिए तुम उसका क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, यूटिलाइज द टाइम पीरियड the assets is utilized। समझ आ गया कि जितने टाइम पीरियड के लिए तुम यूटिलाइज करोगे वो तुम्हारी क्या होगी। यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम जितने टाइम के लिए तुमने लीज पर ली है उतने टाइम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या हो गया, जिस एसेट्स के टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है तुम कितने साल वो एसेट चल रही है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, उसे यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशंस के अंदर ये जो तुम्हारी लीज फाइनेंसिंग होती है वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी क्या होता है, कोई भी अगर कोई गिरवी लेता है किसी आइटम को तो ज्यादा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इसका इससे ज्यादा नहीं लेगा। सॉरी, ये जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए। यानी कि अगर कोई पर्सन एक दुकान चला रहा है मार्केट में तो उससे अपने बिजनेस को करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए उस एसेट्स को, उस शॉप को लीज पर लेना होगा या फिर किराए पर लेना। तो यानी क्या हो गया, लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए। बट जो तुम्हारी हायर परचेज है वो क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए। यानी कि जितने टाइम के लिए, जितने ईयर के लिए तुमने इंस्टॉलमेंट बनाई है उतने ही मंथ तुम्हें उस इंस्टॉलमेंट को पे करना है, उसके बाद तुम्हें उसको पे नहीं करना है। तो लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। यानी कि लंबे समय तक लीज फाइनेंसिंग का पैसा चलता रहता है, तुम पेमेंट करते रहते हो। बट शॉर्ट फाइनेंसिंग में क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। यानी कि सॉरी, हायर फाइनेंसिंग के परसेंट में क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। क्यों होती है, क्योंकि जितनी तुम इंस्टॉलमेंट बनाओगे जितने अमाउंट की, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी क्या होगी, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारी हायर परचेजिंग सिस्टम है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है और लीज फाइनेंसिंग सिस्टम है वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब टैक्स इम्पैक्ट की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक तुम्हारा टैक्स। टैक्स के लिए लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, द टोटल लीज रेंटल आर शो ऑन एज एन एक्सपेंडिचर बाय द लीजी इन द लीज एग्रीमेंट। जो तुम्हारा टैक्स की बात करते हैं तो लीजी क्या करता है, जिसने एसेट्स को लीज पर लिया है वो पूरा का पूरा क्या बताता है, लीज फाइनेंसिंग का जो पैसा है जो रेंट पे कर रहा है लीज पर लेने के लिए किसी एसेट्स को, वो पूरा का पूरा क्या बताता है, एक्सपेंडिचर बता रहा है, अपने एक्सपेंसेस बताता है। तो इसीलिए एक्सपेंसेस पे कभी टैक्स नहीं लगता, ये तुम पता है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से एक्सपेंसेस। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, एक्सपेंसेस। यानी कि लीजी के लिए क्या है, खर्चा है। यानी कि वो अपनी बुक्स में अकाउंट में क्या होता है, ये खर्चा है जिसको मैंने पेमेंट किया है। तो यानी कि तुम्हारा जो लीजर होता है उससे टैक्स पे करना होता है, बट लीजी को टैक्स पे नहीं करना होता है। अब यहां बात करते हैं हायर परचेज में। तो हायर
क्या करता है, डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करता है। हायरर क्या होता है, डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करता है। तो यानी कि वो डेप्रिसिएशन को अपनी एक्सपेंसेस बता सकता है, बट जो एसेट्स उसने परचेस किए उस पर उसे टैक्स पे करना होगा। राइट है, जो हायरर है जिसने हायर परचेस पे कोई एसेट्स खरीदी है वो क्या करता है, डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम कर रहा है। अब डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम कर रहे हो, इसका मीन तुमने वो एसेट्स खरीदी है, तुम उस एसेट्स के क्या हो गए, ओनर हो गए, और ओनर होने पर तुम्हें क्या करना होता है, उस पर टैक्स पे करना होता है। ओके, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेस के बीच में डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। लीज फाइनेंसिंग में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बट हायर परचेस में क्या होती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर लीजर जो होता है वो डेप्रिसिएशन के लिए क्लेम करता है, बट यहाँ पर हायर परचेस में कौन क्लेम करता है, हायरर जो होता है जिसने एसेट्स को हायर परचेस पर खरीदा है। रेंटल पेमेंट की बात करें तो रेंटल पेमेंट में लीज फाइनेंसिंग में जितने टाइम के लिए तुम एसेट्स का यूज कर रहे हो उतने टाइम के लिए तुम्हें पेमेंट करना है रेंट का, और यहाँ पर क्या होता है कि जितने टाइम के लिए तुमने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे जितने टाइम में, उतने टाइम तक तुम्हें उस रेंट का पे करना है। यानी कि तुम्हारी इंटरेस्ट है वो क्या हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होकर के आती है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में लीज फाइनेंसिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, बट हायर परचेज होती है तुम्हारी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। टैक्स की बात करें तो लीज फाइनेंसिंग में टैक्स नहीं लगता है। जिसने लीज पर कोई एसेट्स ली है वो उसे क्या मानता है, एज ए एक्सपेंसेस है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, और उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करता है एज ए एक्सपेंसेस। और हायर परचेज में जब तुम क्लेम हायर कर रहा है, क्लेम डेप्रिसिएशन का क्लेम हायर ले रहा है, यानी कि वो मान रहा है कि ये मेरे एसेट्स है, उसके लिए क्या हो गया, एसेट्स में बढ़ोतरी हुई, और एसेट्स परचेज करने पर उसे क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। तो हायर को क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। ओके, कंप्लीट, ये तुम्हारा हो गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैक्टरिंग, तुम्हारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, ये तुम्हारा मॉड्यूल नंबर 6 का लास्ट टॉपिक था, जो अपन ने लास्ट क्लास से पहले डिस्कस नहीं किया था। यानी कि तुम्हारी जो लास्ट क्लास क्लोज की थी उसमें लास्ट टॉपिक बच गया था, जिस टॉपिक को आज अपन ने डिस्कस किया है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे तुम्हारी फैक्टरिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।